नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है जैकी सिंह ने। जैकी का सवाल यह है कि 7 साल में 50 लाख रुपए इकट्ठा करने हैं और उसके लिए कितना लमसम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अ, अब क्योंकि यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, जैकी आपने लिखा नहीं है कि आप ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अधिकतर यहाँ पर जो सवालों के उत्तर देता हूँ वो म्यूचुअल फंड से संबंधित होते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि यदि हम एफडी की बात करें तो एफडी के ऊपर आप जानते हैं जो भी 7% 6% का इंटरेस्ट चल रहा हो उस हिसाब से आपको करना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में हालांकि रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल होता है बेहतर रिटर्न्स डिलीवर करने का। और क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कोई अ, यानी कि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं और कुछ फंड्स गोल्ड या सिल्वर में करते हैं। और यहाँ तक कि जो फंड्स इक्विटी में करते हैं वो भी अलग अलग तरह से इसे मैनेज करते हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में हो, यानी कि लार्ज कैप फंड हो सकते हैं, मिड कैप फंड हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक बहुत सी बातों पर निर्भर करता है कि रिटर्न्स किस तरह के जनरेट हो पाएंगे। कुछ दिनों पहले किसी ने कमेंट किया था कि सर तो हमेशा 12% पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटी नहीं है, लेकिन इक्विटी में हमने देखा है कि लंबे वक्त में 12% या उससे अधिक के भी रिटर्न्स डिलीवर हुए हैं। तो एक कैलकुलेशन के लिए अक्सर मैं या मुझ जैसे बाकी लोग भी 12% पर अक्सर इक्विटी में कैलकुलेशन करते हैं। अब बाकी आपके ऊपर है, आप किसी भी रेट पर कर सकते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि 7 ईयर्स के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर ज़्यादा करके आप यदि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप या बैलेंस एडवांटेज फंड इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो सही रहेगा। और अगेन मैं 12% के हिसाब से यदि कैलकुलेट करूं तो लगभग 23 लाख रुपए आपको लमसम में इन्वेस्ट करने चाहिए। और यदि हम 10% की बात करें तो लगभग 25-26 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। तो आप 23 लाख से 25 लाख जो भी आपके पास हो वो आप इन्वेस्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड्स में, और ये उम्मीद कीजिए कि आपको 10-12% का रिटर्न तो मिल जाए, तो आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। और यदि रिटर्न्स और भी बेहतर हो सके तो फिर हो सकता है कि आपको उससे भी ज़्यादा पैसा मिल पाए। और यदि स्कीम्स की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, साथ ही यदि हम लार्ज कैप फंड की बात करें तो ऐसे में एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इस तरह के फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। यदि एक प्योर मिड कैप फंड की बात की जाए तो मिरे एसेट मिड कैप फंड, कैनरा रोबेको मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये फंड्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करके अपना पोर्टफोलियो बनाइए और इस उम्मीद के साथ कि आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल सके, आप 23 लाख से 25 लाख, जैसा मैंने कहा, इतने पैसे इन्वेस्ट लमसम में कर सकते हैं। और साथ ही लमसम में भी आप एक वन गो में ना करें, बल्कि उसे 4-5 किस्तों में डिवाइड कर दें, ताकि यदि मार्केट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो एक छोटे पीरियड में, तो आपको एक एवरेज रेट पर यूनिट्स मिल सके। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुधीर कुमार जी ने। सुधीर कुमार जी ने बताया है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 47 ईयर्स की उनकी एज है, 13 ईयर्स के लिए एसआईपी करना चाहते हैं। और साथ ही सुधीर जी आपने बताया है कि आप उसके बाद भी अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि एसआईपी नहीं चलेगी, लेकिन जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो आगे भी इन्वेस्टेड रहेगा। और एटलीस्ट 13 ईयर्स के लिए आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा है कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आपने कहा है रिस्क आप ले सकते हैं,
तो आपने जो फंड्स लिए हुए हैं, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड अच्छा फंड है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और बंधन ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग फंड जो है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और सभी फंड्स आपके अच्छे हैं। यदि एलोकेशन की बात करें तो वो भी ठीक है यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल कैप में आपने एक्सपोजर ज़्यादा लिया हुआ है, बट आप कह रहे हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं। और स्मॉल कैप में हमने देखा है कि लंबे वक्त में रिटर्न्स अच्छे मिल पाते हैं, लेकिन होता यह है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी अधिक रहती है। कई बार जब मार्केट बुल फेस में होता है, मार्केट में अच्छे रिटर्न्स दिखाई दे रहे होते हैं, उस वक्त तो सभी कहते हैं कि मैं अच्छा रिस्क या ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन जब 3-4 साल देखा जाता है कि मार्केट में तेज़ी नहीं है या स्मॉल कैप में अधिक गिरावट है, तब इन्वेस्टर्स वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो यदि आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से डर लगता है तो आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम लेना चाहिए। लेकिन यदि आप इस बात से संतुष्ट हैं या आपको कोई घबराहट नहीं होती जब मार्केट में 20% 30% भी करेक्शन आ जाता है, तो आप स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो अच्छा है। और एक राय मेरी और यहाँ पर है कि आपको मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए और आपके पास क्वांट मिड कैप फंड है। साथ ही यदि आप और मिड कैप ऐड करना चाहें तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मिड कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़े तो ये लॉन्ग टर्म के लिए और भी अच्छा रहेगा। और बढ़ते हैं आगे, लेते अगला सवाल जो पूछा है सविता जी ने। सविता जी ने बताया है कि उनकी एज 48 ईयर्स है और म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपीज़ उनके पास हैं। और अब उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है कि 30 लाख रुपए से वो SWP करें और जो 20 लाख रुपए बाकी हैं वो इक्विटी में ऐसे ही इन्वेस्टेड रहें। साथ ही उन्होंने ये भी सोचा है कि 30 लाख रुपए जो हैं वो 3 स्कीम्स में इन्वेस्ट करें और हर स्कीम से 6,000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करें SWP के जरिए। इसका मतलब यदि आप 10 लाख रुपीज़ 3 स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 लाख के सामने आप 6,000 रुपये विड्रॉ करती हैं, तो यानी कि आपका जो एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की हम बात करें तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 7.44%। और मेरे हिसाब से ये सही है, यानी कि 7-7.5% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना विड्रॉल के लिए। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इससे कहीं ज़्यादा होंगे और फ़ायदा ये होगा कि समय के साथ आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ पाएगा यदि आप विड्रॉल्स को छोटे रखते हैं। और जहां तक SWP के लिए स्कीम का सवाल है, आपने 3 स्कीम चुनी हैं, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड और साथ ही HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जिसका मिनिमम एलोकेशन इक्विटी में 65% या उससे अधिक होगा। तो ये अच्छी स्कीम है, आप इसमें से SWP कर सकती हैं। साथ ही आपने कहा है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, मैं कहूँगा कि इसकी बजाय यदि आप ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को चुनेंगी तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि एक हाइब्रिड फंड में स्टेबिलिटी बेहतर मानी जा सकती है एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले। तो आप ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बजाय ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड को चुनें, ये मेरी राय है। और SDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ये भी एक हाइब्रिड फंड है। बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का ये फंड है, इसको भी आप SWP के लिए चुन सकती है। तो यदि आपको अपना रेगुलर कैश फ्लो मैनेज करना है तो SWP एक सही चॉइस हो सकती है। और जैसा आपने डिसाइड किया है और जैसा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से आप SWP करके आगे बढ़ सकती हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है मिस्टर रविकांत त्यागी ने। रविकांत जी ने बताया है कि वो हरिद्वार के रहने वाले हैं और उनकी एज है 32 साल की और 58 साल रिटायरमेंट एज है।
और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से, और यहाँ पर वो जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट तक कितना पैसा यहाँ पर बन पाएगा। तो त्यागी जी, क्योंकि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम यदि यहाँ पर एक 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें लॉन्ग टर्म में, हालांकि रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो यदि कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए मैं 15% का CAGR एज्यूम करूं, तो आप करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक भी इकट्ठा कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट तक। तो बिल्कुल जो आपने टारगेट लिया है वो तो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप 6% का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर कंसिडर करते हैं, तो आपके रिटायरमेंट के वक्त इन पैसों की कीमत करीब करीब 20 लाख के आसपास होगी। और यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये आपके लिए भी और बाकी सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप लॉन्ग टर्म का टारगेट डिसाइड करते हैं, तो आपको इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। और यदि मैं यहाँ पर त्यागी जी आपको कहूँ कि 6% का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर हम यहाँ पर एज्यूम करें, तो आपका जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है, जैसा मैंने कहा आपके रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो करीब 24 लाख के आसपास होगी। तो इसलिए आपको समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, और जब आप स्कीम्स ऐड करें तो सिर्फ स्मॉल कैप नहीं, साथ में मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स को भी शामिल करें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल, जो पूछा है मिस्टर बीरालाल जी ने। और बीरालाल जी अगरतला के रहने वाले हैं और 47 ईयर्स की एज है, 12 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में एक्सपोजर है। स्कीम्स भी अच्छी हैं, SBI स्मॉल कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC लार्ज मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप सभी तरह की स्कीम्स हैं, और 10,000 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने ये नहीं लिखा कि आप किस स्कीम में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि SBI स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड दोनों का एक्सपोजर स्मॉल कैप में रहेगा, क्योंकि मल्टी कैप फंड का भी टोटल जो उसका AUM होगा उसका मिनिमम 25% एलोकेशन स्मॉल कैप में रहना ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर देखें कि आपका जो एलोकेशन है वो ऐसा ना हो कि एक तरह के मार्केट कैप में और स्पेशली स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा हो जाए। बट स्कीम्स अच्छी हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, तो आप इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आपने पूछा है कि 12 साल में कितना कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंपली यदि 12% से मैं कैलकुलेट करूं तो लगभग 30,80,000 यानी कि 30,31,00,000 की आप बात कर लीजिए, लगभग इतना पैसा बनने की उम्मीद की जा सकती है। इंटरनेशनल फंड आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, बाकी अदरवाइज डोमेस्टिक फंड्स की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन अच्छा है और पोर्टफोलियो भी वेल डाइवर्सिफाइड है। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे उम्मीद है जिन प्रश्नों के मैंने तो इस कार्यक्रम को आज ही समाप्त करते हैं, और जिन प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए मुझे उम्मीद है वो आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अपने सवाल सुझाव आप इसी तरह कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।